हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया। या लेट अस डिस्कस एंथ्रोपोलॉजी। जी। आज हम करेंगे विलेज स्टडी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाने माने जितने भी थे उन्होंने विलेज स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या थी उसके बारे में बताया, और क्या उसके फायदे थे, सिग्निफिकेंस क्या थे विलेज स्टडीज के, उसके बारे में बताया। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट किन किन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किन किन विलेज स्टडीज की, उन बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब विलेज स्टडी की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्योंकि इंडिया में मोस्टली विलेजेस हैं। मेजोरिटी पॉपुलेशन इंडिया की विलेज में रहती है। मोस्ट ओके। और विदेश में रहते अब क्या था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कहा कि जो इंडिया के विलेजेस हैं वो एक क्लोज्ड सिस्टम कहा उन्होंने। उन्होंने कहा ये तो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स हैं, इनको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है, जो खुद ही अपने लिए फार्मिंग करते हैं, खुद ही अन्न उगाते हैं, खुद ही खाते हैं, तो कोई इसमें वो नहीं है। फार्मिंग तो करके खुद इसमें ही आते हैं, और क्योंकि ये कॉलोनियल का व्यू था, तो उन्होंने कहा कि जो व्यू था उन्होंने जहाँ पे ना सिंपल तरह का वो होता है पॉलिटिकल सिस्टम, कोई पंचायत होती हैं सिंपल तरीके से, और इनका कोई आइसोलेटेड होती हैं जो कि जो बाहर के आसपास सिस्टम कोई से। और इनके तो पास कॉलोनियल जब कॉलोनियल का व्यू, अब जो कॉलोनियल का व्यू था, है इसके सिस्टम बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गई, उसके बाद जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो स्टडी की, उस तो बात क्या व्यू कहता था। अब जो विलेज एंथ्रोपोलॉजी की स्टडीज की है मैकिम मेरिट ने, मैकिम मेरिट का मैंने कल भी बताया था आपको कि कौन से विलेज स्टडीज की थी। इन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन और पेरिकुलाइजेशन का कंसेप्ट दिया था, और वो क्या क्या कहाँ से दिया था उन्होंने। उन्होंने स्टडीज की थी। अब कौन सी स्टडी की थी उन्होंने? किशन गढ़ी विलेज स्टडी किया था। किशन गढ़ी विलेज करके स्टडी किया था, और जिसमें इन्होंने कहा था कि एक आपस में इंटरेक्शन है लिटिल ट्रेडिशन का और ग्रेट ट्रेडिशन का। और यूनिवर्सलाइजेशन कैसे हो रही है वो किशनगढ़ी विलेज में, वर्कलाइजेशन कैसे हो रही है, इसको भी एक्सप्लेन किया एमएकएम मेरिट ने। अब ऑस्कर लेविस थे। ऑस्कर लेविस जो थे ना, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? रूरल कॉस्मोपोलिटेनिज्म। रूरल कॉस्मोपोलिटेनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। तो इन्होंने ऑस्कर लेविस, ये क्या है रूरल कॉस्मोपोलिटेनिज्म? ये रूरल कॉस्मोपोलिटेनिज्म क्या है? रूरल कॉस्मोपोलिटेनिज्म के ये इसने ऑस्कर लेविस ने कहा कि ये चीज वहां पे प्रेजेंट है गांव में। तो रानीखेड़ा विलेज करके नॉर्थ इंडिया के जो विलेजेस थे उनकी स्टडी की इसने। तो इन्होंने कहा कि एक एक गांव जो है ना, आपस में वो उनकी इंटरेक्शन है, तो आपस में वो एक सोशल रिलेशनशिप है उनका, वेब है। ठीक है। तो उनमें क्या कैसा रिलेशनशिप है उनमें, वो किसके बेस्ड के ऊपर है? क्योंकि कास्ट है वहां पे, किनशिप है वहां पे। ठीक है। मैरिजेस गांव में होती हैं, ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, रिलीजन के बेस पे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ऑस्कर लाइविस ने कहा। अब विलेज स्टडीज की सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊंगा। अब विलेज स्टडीज में कौन कौन थे जिन्होंने विलेज स्टडीज की? मैकिम मेरियट थे। ठीक है। और मिल्टन सिंगर थे। एसी दुबे थे। एम एन श्रीनिवासन थे। एम एन श्रीनिवासन ने इंडिया विलेजेस की स्टडी की। एसी दुबे ने भी इंडिया विलेजेस की स्टडी की। ठीक है। मैकिम मेरिट ने भी। अब क्या पता चलता है हमें, विलेज क्यों पढ़ना है हमने भाई? विलेज विलेज तो विलेज क्योंकि हमें वहाँ के रिलीजन का पता चलता है, वहाँ का इंटरेक्शन किस तरह से है उनका पता चलता है। हम जो हमारा ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम है इंडिया का, वो हमें पता चलता है। हमें सोशल जो रियलिटीज है ना, वो पता चलती हैं गांव में। तो हमें अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने विलेज स्टडीज करके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए, चाहे वो संस्कृताइजेशन हो, चाहे वो यूनिवर्सलाइजेशन हो, चाहे वो प्रोपलाइजेशन हो, लिटिल एडिशन हो, ग्रेट एडिशन हो। ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आए? विलेज में। अब ये कॉन्सेप्ट सिलेबस में भी हैं, तो इनको कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ओके। नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स है।
ओके, तो वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है गवर्नमेंट में, पंचायत सिस्टम कैसे फंक्शनिंग होती है उनकी, ठीक है। ओके, तो जजमानी सिस्टम को जो स्टडी किया था वो रूरल इकोनॉमी का ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और हमें पता चलता है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं विलेजेस की, और हम ये भी देख पाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या असर हो रहा है। ओके, अगर हमने रूरल की प्लानिंग करनी है तो उसके लिए तो उसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखो, अब बड़े सारे लोगों ने, इकोनॉमिस्ट्स ने भी स्टडी किया, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भी स्टडी किया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी स्टडी किया। अब देखो, मैं देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या क्या स्टडीज की। देखो मैं बताता हूँ आपको, मैकिम मेरिट ने स्टडी की, एम श्रीनिवासन ने स्टडी की, किस विलेज की स्टडी की, रामपुरा विलेज की स्टडी की। और एस सी दुबे ने स्टडी की, इन्होंने आई थिंक आंध्र प्रदेश में कोई गांव है समीर पैर, एस सी दुबे ने उसकी स्टडी की। एम एन श्रीनिवासन ने रामपुरा विलेज की स्टडी की। एंड्री बत्तिले ने, इन्होंने भी तमिलनाडु में एक कोई स्त्रीपुरम करके गांव है उसकी स्टडी की। इन्होंने अंद्री बत्तिले ने श्रीपुरम करके तमिलनाडु में गांव है उसकी स्टडी की। अब एक उड़ीसा का भी एक गांव है बिसीपारा, तो उसमें वहां पे स्टडी की एफ जी बेले ने, तो वहां पे एफ जी बेले ने स्टडी की। तो एक यूपी में है मोहाना विलेज, तो उसकी स्टडी की डी एन मजूमदार ने। तो ये जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, चाहे डी एन अमन श्रीनिवासन है जिन्होंने रामपुरा विलेज की स्टडी की, एस सी दुबे हैं जिन्होंने आई थिंक आंध्र प्रदेश में एक गांव है समीर पेट, उसकी स्टडी की। तो उसके बाद अंद्री बिताले आए, उन्होंने श्रीपुरम की स्टडी की तमिलनाडु में। फिर उड़ीसा में एक गांव है बिसीपारा, वहां पे स्टडी की इन्होंने एफ जी टेले ने। फिर डी एन मजूमदार है, उन्होंने मोहाना विलेज की स्टडी की। तो ये स्टडीज हुई हैं, ठीक है, सोशोलॉजिस्ट ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये स्टडीज को किया है। उसके बाद क्या हुआ, अब क्रिटिसिज्म क्या था विलेज स्टडीज का। विलेज स्टडीज जो है वो अब क्या है, इंडियन विलेज को अगर हम सोशल सिस्टम है तो उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। वहां पे बेस्ड विलेज में हायरार्की है, कास्ट बेस्ड हायरार्की है ना। तो सेगमेंट्स है वहां पे, और क्या है वहां पे, वहां पे जेंडर रूल्स वो क्लियरली डिफाइंड है। वीमेन होम्स में ही कन्फाइंड रहती हैं, और जो मेन है वो बाहर सोसाइटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं। रिलीजन, अब नंबर ऑफ गॉडेसेस की वर्शिप होती है, लॉर्ड लक्ष्मी की, दुर्गा, काली की, सरस्वती की, और ट्रीज की वर्शिप करते हैं, है ना। ये चीजें वहां पे मंदिर में, टेंपल में वर्शिप करते हैं, ठीक है। तो वहां पे अब विलेज सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो अब गांव है, गांव में कास्ट, वहां पे एंडोगेमस ग्रुप है कास्ट में, वहां पे गांव में प्रेफर कास्ट में ही मैरिज होती है, टेंपल्स में जाते हैं, स्कूल्स, वहां पे गांव में ही स्कूल होता है, सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूल होगा, वहां पे जाके सोशलाइजेशन होती है। अब देखो विलेज स्टडीज, वहां पे जेंडर रूल्स जो है वो क्लासिफाइड हैं,
ओके। और वहां पे अगर हम फैमिली का स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे जॉइंट फैमिलीज हमें मैक्सिमम देखने को मिलती हैं। अब पावर स्ट्रक्चर वहां पे वहां पे गांव में जो डोमिनेंट ग्रुप होगा, जो डोमिनेंट कास्ट होगी, वो पॉलिटिक्स, गांव की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। मैरिज रूल्स वहां पे, अब ये चीजें जो हैं मॉडर्नाइजेशन की वजह से अब अर्बन सेंटर्स में इंटरेक्शन की वजह से तो इंटरकास्ट मैरिजेस गांव में देखने को मिलती हैं। जॉइंट की जगह अब न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर भी वहां पे प्रैक्टिस किया जाता है। अब पावर स्ट्रक्चर की बात करें, वहां पे जो डोमिनेंट कास्ट है, अब धीरे पहले टाइम में वरना अब थ्योरी अब हमने डिस्कस की थी, उसमें ब्राह्मण टॉप हिरार्की में थे। अब उनकी जो सुपरमसी है गांव में कुछ हद तक कम हुई है। ओके, तो अब देखो जो विलेज स्टडीज से क्या कंट्रीब्यूशन हुई है, विलेज स्टडीज ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, एक तो देखो विलेज जो विलेज सोसाइटी है वो बेसिकली एक एग्रेरियन सोसाइटी है। ओके, तो हमें एग्रीकल्चर का पता चलता है। अब रॉबर्ट रेडफील्ड ने फॉक अर्बन युगांटन कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने विलेज की एग्रेरियन सोसाइटीज को स्टडी किया। ठीक है, पीसेंट सोसाइटी एंड कल्चर नाम की बुक लिखी थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ओके, तो अब कास्ट सिस्टम को स्टडी करने के लिए कंट्रीब्यूट किया विलेज स्टडीज ने। हमने जजमानी सिस्टम को स्टडी किया, सेटलमेंट पैटर्न्स को स्टडी किया हमने। ओके, चेंजेस जो आ रही हैं वहां पे हमने वो स्टडी कर रहे हैं। अब पैटर्न्स क्या हैं, अब जो वहां पे गांव में के अंदर घर लोगों के किस तरह से हैं, सेटलमेंट पैटर्न्स वहां पे किस तरह से हैं, तो वहां पे बड़ी तरीकों का सेटलमेंट पैटर्न्स प्रेजेंट होता है। तो अब वहां पे कुछ एज सच कोई डिफाइंड बाउंड्रीज गांव में कम देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो घर हमें अलग अलग शेप्स के दिखते हैं। ओके, वहां पे कुछ सोशियल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, कल्चरल हम देखने को मिलते हैं। तो अब जो है वो उनके घर जो है वो जो अरेंजमेंट है, उनका जो हैबिटेट है, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, माउंटेन एरिया है, प्लेन एरिया है, हिली एरिया है, या फिर रिवर एरिया है। ठीक है, तो और सॉइल कैसी है वहाँ पे, पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, लैंड होल्डिंग कितनी है, लोगों के पास जमीनें कितनी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे है वहाँ पे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टेम्पल का क्या है वहाँ पे पैटर्न है। तो हमने कौन कौन से पैटर्न्स जो है वो स्टडी किए, क्योंकि विलेज स्टडीज की थी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, तो उन्होंने कौन कौन से पैटर्न्स उनको देखने को मिले, रेक्टेंगुलर पैटर्न हमें देखने को मिले, तो ये रूरल सेटलमेंट्स में मिलता है। तो होता क्या है, तो अब स्ट्रीट्स यहाँ पे क्या होती हैं, राइट एंगल्स में होती हैं, स्ट्रेट्स होती हैं स्ट्रीट्स। ठीक है, तो होता क्या है, अब लेन्स जो है वो स्ट्रीट्स वहां पे इस तरह से बनाई जाती है ताकि घरों को एक्सेस हो जाए नियरेस्ट लेन तक। ओके, तो जो हायर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण, राजपूत, वो सेंट्रल पोजीशन में रहते हैं, और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो मार्जिन एरियाज में दिखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। ओके, तो उसके बाद आता है लीनियर पैटर्न। अब लीनियर पैटर्न होता क्या है, घर जो बनाए जाते हैं रोड के किनारों में बनाए जाते हैं, रेलवे लाइन के किनारों में बनाए जाते हैं, या रिवर्स के किनारों पे देखने को मिलते हैं।
ठीक है, क्योंकि ऐसे इसलिए बन जाता है क्योंकि फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस होती है ना, गांव रोड है तो रोड के ऊपर तो घर बनेगा नहीं, तो तो रोड के दोनों साइड आपको घर साइड देखने को कर मिलते हैं। देखने रिवर है, रिवर के रिवर बीच के में तो बीच में तो घर पॉसिबल नहीं है बनाना। पॉसिबल नहीं है ना। अब अब रिवर्स के रिवर्स दोनों साइड आपको दो घर देखने कर को देखने मिलते को हैं, तो मिलते इस हैं, तो पैसे पैसे पैटर्न को बोलते हैं पैटर्न को लीनियर बोलते हैं पैटर्न। लीनियर पैटर्न। तो ये तो ये जो जो पैटर्न स्टडी पैटर्न किए थे, ये स्टडी आर एल सिंह करके, आर एल आर वाई सिंह सिंह करके, सिन्हा, करके राजा, ये लोग हैं जिन्होंने राजा पैटर्न्स के बारे में बताया था। अब होता है स्टार शेप्ड होता पैटर्न। है तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है? कहाँ कभी पे चौराहा, अपने चौराहा चौराहे पे राहे जब पे रोड्स कन्वर्ज रोड करते हैं, होते हैं, तो वहां पे जो घर जो दिखते हैं, और ये अगर जो आप उसको है ऊपर से व्यू करें तो तो व्यू हमें वो तो हमें स्टार स्टार शेप्ड पैटर्न दिखता है। शेप ठीक है, तो इसमें क्या होता क्या है कि होता है जितने भी रोड्स कि हैं जितने वो जो कन्वर्ज कर रहे हैं, उन रोड्स कर रहे के हैं बोथ साइड्स वो आपको हाउसेस साइड्स देखने को देखने मिलते हैं। ओके, उसके बाद आता है के बाद ट्रायंगुलर आता पैटर्न। है और ट्रायंगुलर पैटर्न ट्रायंगुलर कहाँ पे देखने को मिलता है? जहाँ फिर देखने को दो रोड्स कहीं दूर से आ रोड रहे हैं, वो आप दूर से कहीं आके आते जाके हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, जब कोई रिवर्स है, वो कोई दो कन्वर्ज हो रहे हैं, वो कन्वर्ज हो रही है, तो वहां पे जो घर है, वहां पे वो जो वो उनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, उनका जो होती है, लेआउट होता है वो होता है वो है ट्रायंगुलर शेप में। रेगुलर पैटर्न भी एक इम्पॉर्टेंट तरह का पैटर्न है। तरह नेबुलर है पैटर्न पैटर्न ये होता है कि कि इसमें होता है कि सेंटर में आपको क्या होगा, आपको क्या सेंटर होगा में आपको या तो सेंटर बड़े में से बड़े लैंड रोड का घर से लैंड दिखेगा, या फिर आपको टेम्पल होएगा होएगा सेंटर में, सेंटर में और जो उसके सर्कुलर शेप में उसके उसके में घर होंगे। उसके ये मतलब ये पैटर्न, बड़े सारे पैटर्न्स को सारे स्टडी करके, तो ये स्टडी ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसा नहीं है कि ऐसा नेबुलर पैटर्न मिलेगा आपको। मिले मतलब एक गांव में हो सकता है रेगुलर पैटर्न फॉलो का होता हो, एक गांव में हो सकता है लीनियर पैटर्न फॉलो गाँव करता में होगा, क्लियर एक में हो सकता है ट्रायंगुलर हो, एक में हो सकता है नेबुलर पैटर्न हो पैटर्न फॉलो करने के लिए। तो अब नेबुलर ठीक है, एक होता है हो कम्पैक्ट सेटलमेंट। कम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है कि यहाँ पे क्या एक कोई स्वाइट होती है सेंटर पॉइंट पे, तो वहां पे जो घर है वहां पे कंसंट्रेट हुए सेंटर होते पे जो हैं, डेंसिटी डेंस्ड घर होते हैं हुए वहां पे। ठीक है, तो ये आपको आपको मिलते हैं, तो आप कहीं पे भी मिल सकते हैं ये घर ऐसे। ठीक है ना, तो कहीं भी मिल सकते एक हैं, सेंट्रल तो साइट होगी, तरस की तो वहां पे तो वहां पे आपको, तो उसके तो उसके अराउंड में क्या होगी? अराउंड में क्या फार्मलैंड होगी होगी, फाइट होगी या मंदिर हो या सकता है। मंदिर ठीक है, इसमें ये होगा कि में ये घर ऐसे इसलिए होगा देखने को मिलते हैं जब हो सकता है कि इसलिए आपको हो चारों सकता है तरफ चारों से से पहाड़ एरिया पहाड़ है। है ठीक है, ठीक तो है तो प्लेन्स एरिया प्लेन्स कम है, एरिया है तो ऐसे तो ऐसे कंपैक्ट कम्पैक्ट पैटर्न पैटर्न आपको आपको घर है, है आपको आपको इसमें इसमें मिलते हैं। तो ये बेसिकली मिलते हैं। हंटिंग गैदरिंग जो ट्राइब्स होती है वहां पे उनको है ये वहां वहाँ पे पे ये पैटर्न वहाँ ये मिलता पैटर्न है देखने को। मिलता अब सेमी कंटैक्ट पैटर्न। अब सेमी कंटैक्ट है पैटर्न क्या होता है? कंटैक्ट होता है इसमें पॉकेट्स होती हैं, 4 पॉकेट्स होती हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे है कंसंट्रेशन हाई है है। एक बीच में मेन विलेज होगा, तो उसकी मेन पेरिफेरी में और छोटे 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 गांव होंगे, तो जिसको हम उसमें बोलते और हैं सेमी गाँव है कंपैक्ट कम सेटलमेंट। उसके बाद आता है डिस्पर्स्ड बाद होता सेटलमेंट। है अब डिस्पर्स्ड सेटलमेंट भी आपको देखने को मिलते हैं। आप कहीं भी आप माउंटेन एरिया में एरिया चले जाओ, है ना, चले जाओ जहाँ इवन आपको जहाँ प्लेन एरिया में भी एरिया घर जो है, आपको एक आप घर दूसरे घर से दूर दिखेगा, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स पैटर्न। पैटर्न तो ये पैटर्न, डिफरेंट तो पैटर्न को स्टडी किया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, है ना। जो एफ जी बेले हैं, उन्होंने कौन सी गांव की उन्होंने स्टडी कौन की, जरा बताओ मेरे को। स्टडी की एफ जी बैली ने उड़ीसा के पहली सिमिसारा गांव की स्टडी की थी। मिसा एंद्री गाँव बेली ने तमिलनाडु में तमिलनाडु में सेरीपट्टनम की स्टडी की थी। सारी पैटर्न उसके बाद ये आते हैं डी एन तो मजूमदार ने मोहाना विलेज है जो यूपी बिहार ने में, उसकी महाना स्टडी की थी।
एम एन श्रीनिवासन है, उन्होंने रामपुरा विलेज की स्टडी की थी। तो डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस ने स्टडी की थी। ओके, अब ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ इस पे, इंडियन विलेजेस पे? यस, ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब इंटीग्रेशन होती है, जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं उनकी इंटीग्रेशन हो जाती है, इकोनॉमीज की इंटीग्रेशन हो जाती है, तो डेफिनेटली जो विलेज की जो इकोनॉमीज थी वो वर्ल्ड की इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट हुई, वो सिटीज की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हुई, वो आगे अर्बन इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट हुई। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या? ये डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह काम करती है। ठीक है, इससे कहने का मतलब है इसके इम्पोर्टेंस भी है और इसके डिमेरिट्स भी हैं। ठीक है, तो बहुत सारी इम्पैक्ट्स हुआ है ग्लोबलाइजेशन का। ओके, तो अब क्या करते हैं लोग, दूसरे के कल्चर को देखते हैं तो उस कल्चर को अपने कल्चर में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं होती। ठीक है, आप एक अपने कल्चर की एक्सचेंज होती है, लैंग्वेज का एक्सचेंज होता है, आर्टिफैक्ट्स का एक्सचेंज होता है। ओके, तो अब जैसे केस स्टडी हम लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहाँ पे? कोरापुट, कालाहांडी एंड बुलानगीर, इन जगहों पे केस हुआ है, ग्लोबलाइजेशन का अच्छा असर हुआ है। तो अब देखो, अब जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो उड़ीसा का जो ट्राइबल कल्चर है वो पॉपुलर बड़ा ज़्यादा हुआ है। ओके, क्योंकि वहाँ के डांस, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ का स्टोन के प्रोडक्ट्स जो है ना, तो वो ग्लोबल मार्केट पे उनकी वैल्यू बड़ी है और सेलेबिलिटी बड़ी है। ओके, तो उसके बाद आता है कल्चरल इम्पैक्ट। अब कल्चरल इम्पैक्ट तो होता ही है। अब विलेज इकोनॉमी है, ग्रिगेरियन इकोनॉमी है, वो नॉन ग्रिगेरियन इकोनॉमी के साथ इंटरेक्ट करती है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करती है, तो गिव एंड टेक होता है ना। तो जो इवल्स जो होते हैं सोसाइटी में, पहले थे विमेन अब्यूज, लिटरेसी ऑफ विमेन, पॉवर्टी, अनटचेबिलिटी, ये चीजें जो है वो काफी हद तक सॉल्व होती हैं ग्लोबलाइजेशन पे। ठीक है, और बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का जो इंडिजिनस कल्चर होता है उसको जो क्रिटिसाइज करता है, जो वेस्टर्न का कल्चर होता है या फिर उनको प्रमोट करता है। ओके, अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ? तो कल्चरल इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ? इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आप देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ जजमानी सिस्टम की। जजमानी सिस्टम था, पहले इंटरेक्शन था कामिन्स और जजमान्स के बीच में, तो वो अब खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि कामिन्स को आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको पेमेंट काइंड की फॉर्म में पेमेंट नहीं चाहिए। तो अब उनके और ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की वजह से वो इंडस्ट्रीज में जाके काम करता है, अर्बन सेंटर्स में जाके वर्क करता है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में क्या हुआ है? अब देखो, सर्विस सेक्टर तो ग्रोथ कर रही है, अब एग्रीकल्चर जो है वो, इंडिया की इकोनॉमी जो थी एग्रीकल्चर के ऊपर वो
जो है वो डिक्लाइन हुई है। ओके, अब देखो पाटीदार पाटीदार की बात करूं मैं आपको, गुजरात की है एक, तो वो एक बेसिकली ट्रेडिशन एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि एजुकेशन जब वो उनको मिली, उनको एम्प्लॉयमेंट जब मिली, तो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर से कट ऑफ हो गए। ओके, उसके बाद ट्राइबल सोसाइटी की बात करते हैं। अब ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, अब ट्राइबल कल्चर को भी इन्वेजन हुआ है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज हुई हैं, बड़ी हैं, तो ट्राइबल में भी इंडस्ट्रीज लगी हैं एरियाज में, तो वहां से उन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट भी मिली है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है, पॉवर्टी ज्यादा हुई है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा क्या होता है इंडियन विलेजेस एज ए, सिग्निफिकेंस क्या है विलेज स्टडी का। ठीक है, तो इंडियन विलेजेस एज ए सोशल सिस्टम क्या है, तो अब जो सेटलमेंट का जो पैटर्न है वो कैसा हो रहा है, कास्ट रिलेशन कैसे हो रही है, एग्रीरियन रिलेशन कैसा है इंडियन विलेजेस में, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, एग्रीरियन रिलेशन की बात करते हैं। अब देखो एग्रेरियन रिलेशन, अब जैसे मैंने बताया आपको कि इंडिया की करो अप्रॉक्सीमेट 70% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है अभी भी। ठीक है, और उनमें से बड़े सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हैं। ओके, तो अब जो जो कॉलोनियल से पहले क्या था, लैंड का क्या पोजीशन थी, जो ऑनरशिप होती थी लैंड की वो राजा की होती थी लैंड। ठीक है, तो लेकिन उसका जो यूज होता था लैंड का वो पीसेंट लोग उसको करते थे जरूर इस्तेमाल। तो जब कॉलोनियल फेज आया तो ब्रिटिशर्स ने कुछ लैंड रेवेन्यू सिस्टम किए, न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम किए, इन्होंने एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया। तो क्या हुआ कि एक दो मतलब अलग सोशल क्लास जो है वो इमर्ज हो गई इसकी वजह से, उन्होंने जब कमर्शलाइज किया। तो एक हो गई लैंडलॉर्ड क्लास, दूसरी होगी पीसेंट क्लास। ठीक है, अब जो लैंडलॉर्ड थे वो दबाने लगे, वो उनके पास ज्यादा जमीन थी। ठीक है, और जो दूसरे थे पीसेंट वो खेतों में काम करते थे लेकिन वो जमीन के मालिक नहीं होते थे, तो वो दबने लगे। ठीक है, ये कॉलोनियल फेज में ऐसा दो क्लासेस बन गई, लैंडलॉर्ड की और पीसेंट की। उसके बाद जब हम बाद में जब इंडिया आज़ाद हो गया, जब पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, 5 ईयर प्लान जो है वो लिए गए, तो उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर एफर्ट लगाने हुए। ठीक है, तो अब लैंड रिफॉर्म्स जो है वो इम्प्रूव लगाए गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट की कोशिश थी कि पीसेंट की जो सिचुएशन है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। ओके, तो जो वायलेंस होता था, राइट्स होते थे। ठीक है ना, तो अब अग्रेरियन स्ट्रक्चर भी था, बेसिकली कास्ट एफिलिएशन था, है ना। तो एग्रेरियन रिलेशन में तो एग्रेरियन स्ट्रगल जो है वो बड़ा हुआ फिर इंडिपेंडेंस के बाद। ओके, तो मैंने बताया डूरिंग प्री कॉलोनियल एरा तो क्या था, राजा जो था मालिक होता था जमीन का। ठीक है, तो राजा ही इरिगेशन को कैरी आउट करता था, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और जब ब्रिटिश राज आया तो क्या किया, दो क्लासेस बन गए, जिम्मेदार लोग आ गए। ठीक है, उनको राइट दिए गए। ठीक है, तो उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया,
जहाँ पे जमींदार को मालिक बनाया गया ऑन लैंड का। उसके बाद राइट वाली सिस्टम आया, तो जो जमीन की जो काम करते थे उनको प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए। ठीक है, तो जो राइट जो होता था वो होता था टीनेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो वो क्या होता था, उसको क्या करना होता था, वो रेवेन्यू जो है वो उसका बढ़ता था रोटवारी सिस्टम है ट्रेजरी में। ठीक है, तो अब महलवारी सिस्टम आया, राइट वारी सिस्टम आया, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट आया। वहां पे गांव वालों को बनाए दिया जाता था मालिक, और कहा जाता था कि आपको मालिक बना दिया है, अब आप मालिक है दो, रेवेन्यू दो, टैक्स पे करो। दो। रोहित वाली सिस्टम में जो काम करते थे खेतों में उनको मालिक बना दिया गया, उनको कहा गया अब आप डायरेक्टली ट्रेजरी में, खजाने, सरकारी खजाने में आप टैक्स दे दो। ठीक है, तो अब जो जमींदार जो थे उनको टैक्स जो ऑनरशिप राइट दे दिया गया। तो पहले जो था इनके पास सिर्फ टैक्स की कलेक्ट करते थे। ठीक है, इनको ऑनरशिप बना दिया गया। तो ये तरह के गवर्नमेंट ने जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम रिफॉर्म्स किए। एग्रीकल्चर को जो है वो एग्रीकल्चर को कमर्शलाइजेशन किया। ठीक है, तो क्या हुआ, जो लैंड मनी लैंडर्स थे, जो क्या करते हैं अब गांव में जब चलाना है, काम करना है, खेत में कल्टीवेशन करनी है, तो वो पैसे उधार लेते थे मनी लैंडर से। ठीक है, तो वो पीसेंट जब पैसे, गरीब थे, लैंड तो थी उनके पास, जब वो पैसे उठाते थे उधार पे, तो लैंड पे काम करने के लिए, तो उनको वो क्या बोलते थे कि डेप्ट वो वापस नहीं चुका पाते थे। तो जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने उनकी जमीन पे वो कब्जा कर लिया करते थे, और जो दूसरे टीनेंट थे उनको लैंडलेस बना दिया करते थे। तो क्या हुआ, लैंडलेसनेस जो है वो बड़ी ज्यादा हो गई, टीनेंट जो है वो बड़े ज्यादा हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो देखा जाए तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जब कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो स्टार्ट किए, गवर्नमेंट ने बैंक्स सेट नेशनलाइज किए, ताकि एग्रीकल्चर में जो जिन लोगों के पास जमीनें हैं वो बैंक से लोन लें और अपने जमीनों में काम करें, ताकि वो मनी लेंडर्स के चंगुल में ना फंसे। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स की गई। तो जो स्लेवरी सिस्टम था वो भी धीरे धीरे अबॉलिश होने लगा, है ना। गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन भी लाया, आपने बड़ा सुना होगा इसके बारे में। ठीक है ना, बैंक शुरू किए। तो इससे ये हुआ कि जो फ्यूडल सिस्टम था, तो जो टीनेंट की प्रैक्टिस थी, अब टीनेंट के बारे में मैं बताता हूँ मैं है क्या बेसिकली। तो क्या होता था कि जो मनी लैंडर्स होते थे ना, वो पीजेंट को लैंड से उसको बेदखल नहीं करते थे, उसको टीनेंट बना देते थे। ठीक है, उसको टीनेंट बना देते थे, और अगर वो डेट नहीं चुकाता था तो टीनेंट जो है वो लैंड लॉर्ड जो है वो क्या करते थे, देखो मनी लैंडर्स क्या करते थे, उसको टीनेंट बना देते थे, जमीन अपने पास कब्जाई कर लेते थे। अब जो लैंड लॉर्ड थे वो क्या करते थे, उनको लैंडलेस बना देते थे। तो ये टीनेंसी और लैंडलेसनेस का कॉन्सेप्ट ये बड़ा चलन हुआ। तो इससे जब इसके ये कम हो गया फिर बाद में जब इंडिया आजाद हुआ। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, कैसे, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर्स का इंटरेक्शन हुआ, है ना। तो उसके बाद आते हैं हम लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस मिनोरिटीज। तो अब देखा जाए तो है क्या बेसिकली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस मिनोरिटीज, कौन सी होती हैं, जो लैंग्वेज जिनकी वो लैंग्वेज जो कि मिनोरिटी लोगों द्वारा बोली जाती हो, और जहाँ वो लैंग्वेज जो कि कम लोगों द्वारा बोली जाती हो।
उनको हम बोलेंगे मिनोरिटी लैंग्वेज। और रिलीजियस मिनोरिटीज होगी, जैसे इंडिया में कौन कौन से रिलीजन है मैंने डिस्कस किया था, तो उनके इम्पैक्ट भी बताए थे, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। तो अब इन रिलीजन को हम बोलेंगे माइनॉरिटी रिलीजन। अब इनका गवर्नमेंट ने क्या किया, सोशल स्टेटस स्टडी किया, पॉलिटिकल स्टेटस स्टडी किया, इकोनॉमिक स्टेटस स्टडी किया। तो ओके, तो अगर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो क्या है बेसिकली माइनॉरिटीज है क्या। तो एक जो नेशनल कमीशन है, तो जो माइनॉरिटी का ना कॉन्सेप्ट टर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है इसका। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इसको है नहीं है, तो डिफाइन भी नहीं किया है। लेकिन जो एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट आया कब, 1992 में। नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, जब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट आया 1992 में, ठीक है, तो उसने डिफाइन किया माइनॉरिटीज जो हैं वो कम्युनिटीज हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कुछ कम्युनिटीज की, और जिन जिन कम्युनिटीज को वो नोटिफाई करेगी वो माइनॉरिटीज कम्युनिटी बन जाएगी। तो अब ये जो है माइनॉरिटीज किस किस को अप्लाई होता है, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, सिख्स को, बुद्धिस्ट को, पारसीस को, जैन्स को। ओके, अब ऐसा नहीं है कि अब मिनॉरिटी को अगर हम बताएं कि ये लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी है जहाँ रिलीजियस मिनॉरिटी है, वो वो हम स्टेट की डेमोग्राफी के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि पर्टिकुलर स्टेट में ये लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी है या नहीं है, या रिलीजियस मिनॉरिटी है या नहीं है पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो हम उसमें स्टेट की पॉपुलेशन को लेंगे, ना कि कंट्री की पॉपुलेशन को लेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन अब देखो, हम जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है फंडामेंटल राइट्स, तो कुछ माइनॉरिटीज के बारे में कहा गया है कि जैसे आर्टिकल 15 है, कहता है कि हमें भेदभाव नहीं करना है सिटीजन्स के बीच, किसके बेस पे, रिलीजन के बेस पे, है ना, कोई रेस के बेस पे, है ना, या फिर कास्ट के बेस पे भेदभाव नहीं करना है, सेक्स के बेस पे भेदभाव नहीं करना है, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि हम किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ पे पैदा हुआ है, वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, वो किस रेस में है, वो किस रिलीजन से है, इसके बेस पे हमने भेदभाव नहीं करना है। और दूसरा आर्टिकल हम बात करें 16 आर्टिकल, तो आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 बोलता है कि जो है एम्प्लॉयमेंट में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो मिलनी चाहिए। ओके, ये आ गया 15 और 16। 15 क्या था कि आपको भेदभाव नहीं करना है, 16 आ गया कि इक्वालिटी देनी है भाई, सबको अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल देनी है जॉब में के केस में, अपॉइंटमेंट के केस में, एम्प्लॉयमेंट के केस में। उसके बाद आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 पता क्या बोलता है, आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि जितने भी लोग हैं ना, तो उनके पास वो कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने वो उसको प्रोफेस कर सकते हैं, ये राइट हर एक सिटीजन के पास। ओके, ये था 25 में कि कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है। अब उसके बाद आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि जो हर एक जो सेक्शन है, ठीक है, हर एक रिलीजियस को राइट है कि वो कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकता है रिलीजियस पर्पस के लिए।
ठीक है, वो कोई भी ओन कर सकता है, एक्वायर कर सकता है प्रॉपर्टी रिलीजियस पर्पस के लिए। ओके, ये 25 और 26 में बात की है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। उसके बाद हम बात करते हैं 15, 16, 25, 26, फिर एक और आर्टिकल आता है आर्टिकल 28। तो ये कहते हैं कि लोगों के पास ये फ्रीडम रहेगा कि वो आर्टिकल 29 की बात करते हैं। कोई भी सिटीजन है इंडिया का, ठीक है, तो उसकी अगर कोई भाषा बाकी भाषाओं से अलग है ना, उसका कल्चर अलग है, तो उसके पास राइट है वो उसको कंजर्व कर सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये था आर्टिकल 28 में। तो हमने देखो रिलीजन के बारे में कहा गया है कि कोई भी रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, आप प्रोफेस कर सकते हो, ये 28 में है। ओके, तो उसके बाद 26 में ये कहा गया है कि आपको प्रोफेस कर सकते हो रिलीजन, आप एस्टेब्लिश कर सकते हो कोई भी रिलीजन 26 में। ठीक है, 25-26 में। और 15 में ये कहा गया है कि आपके पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आता है कि किसी का कोई अलग लैंग्वेज है, कल्चर है, तो वो अपने उसको प्रिजर्व कर सकता है। ओके, तो ये कुछ राइट्स हैं जो कि दिए हुए हैं मिनॉरिटीज को, रिलीजियस को, रिलीजन को। ठीक है, जैसे हम एक और की बात करते हैं, आर्टिकल 30, ये याद रखना, आर्टिकल 30 जो है, हर एक रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज का राइट है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकता है, मंदिर को वो बना सकता है, मस्जिद को वो बना सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है मंदिर मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए। ठीक है, कोई भी धर्म को वो प्रोफेस कर सकता है, फॉलो कर सकता है, और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और किसी के ये लिंग्विस्टिक और रिलीजियस मिनॉरिटीज का राइट रहेगा आर्टिकल 30 में कि वो क्या कर सकते हैं, वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस का। ठीक है, 30 में कहा गया है। अब आर्टिकल 350 ए और 350 बी के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 350 ए 350 बी क्या बोलते हैं, तो ये कहते हैं कि ये स्टेट की ड्यूटी रहेगी तो कि किस फैसिलिटीज हो, ताकि जो पढ़ाई है वो मदर टंग में हो सके, कम से कम प्राइमरी एजुकेशन में। वो लोग जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप में है। और आर्टिकल 350 बी क्या बोलता है, 350 बी बोलता है कि आपको स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का, जो कि ये पॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि किस तरह से लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज को सेफ गार्ड्स करना है उनके राइट्स को। तो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज है, रिलीजियस मिनॉरिटीज है, तो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज के लिए कहा है कि जो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज है कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तक उनको इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करी जानी चाहिए मदर टंग में। ये 350 ए में कहा है। 350 बी में कहा गया है कि एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट होगा जो कि लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज के सेफ गार्ड को देखेगा। तो हमने रिलीजियस मिनॉरिटीज का भी पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इनके लिए है, और जो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज है कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए क्या प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो चाहे वो आर्टिकल 30 हो,
चाहे वो आर्टिकल 350A हो, चाहे वो आर्टिकल 350B हो, है ना। आर्टिकल 30A क्या बोलता है, दोबारा से देखते हैं। आर्टिकल 30A कहता है कि कोई भी अगर रिलीजियस मिनॉरिटी है या लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी है, वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकता है। आर्टिकल 25-28 कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कोई भी रिलीजन वो है वो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, ये 15, 25, 26 और 15 कहता है कि भाई किसी के आपने जात के ऊपर, कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं है। 16 कहता है कि सबको अपॉर्चुनिटीज बराबर मिलेगी, अपॉर्चुनिटी में, एम्प्लॉयमेंट में और उसमें। आर्टिकल 15, 16 आ गया और आर्टिकल 25, 26 आ गया। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट, हमने पढ़ा था 1992। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट आया 2004 में। एजुकेशन पहले माइनॉरिटीज एक्ट था, फिर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट आया, ठीक है। तो इसने क्या किया, तो जो 6 रिलीजन है हमारे, ठीक है, तो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स। तो इनको जो है वो, इनके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे ना, जो कि रिलीजन के बेस पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे, इन रिलीजन के बेस पे, तो उनको माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी स्टेटस दे दिया गया माइनॉरिटीज। अब जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स, अब यूएन भी बोलता है, यूएनओ कहता है कि किसी भी तरह का जो है वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए। तो रिलीजियस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। यूएनओ कहता है कि लिंग्विस्टिक के बेस पे जो माइनॉरिटीज लोग हैं, तो उनके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करने चाहिए, माइनॉरिटीज के भी और रिलीजियस के भी। तो हमें बात करनी है अब माइनॉरिटीज के, माइनॉरिटीज में दोनों आ जाते हैं, लिंग्विस्टिक भी और रिलीजियस माइनॉरिटीज भी। ओके, तो बहुत सारे अब देखिए बेसिकली रिलीजियस माइनॉरिटीज कौन कौन है। अब रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करते हैं पहले। तो अब जैसे बुद्धिस्ट है, जैन है, क्रिश्चियन है ना। तो इंडिया में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इन सब रिलीजन के, चाहे वो पारसीज है, जोरोआस्ट्रियनिज्म या पारसीज है। तो इंडिया जो है वो पहली ऐसी डेमोक्रेसी है, ठीक है, जिन्होंने डिफरेंट जो रिलीजियस या कम्युनिटीज हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही। अब सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हैं, ये इनका सोशली ये कैसे हैं, इकोनॉमिकली कैसे हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब माइनॉरिटीज की जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब 20% है। तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में भी है, रूरल एरियाज में भी है, ठीक है। अब डेमोग्राफी की बात करें, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में डेमोग्राफी की बात करें, तो
अब सेक्स रेशियो जो है क्रिश्चियन में वो ज़्यादा है, 1009 है पर 1000 मेल्स, हाईएस्ट है। तो 6 में सेक्स रेशियो जो है वो सबसे लोवेस्ट है। तो अब जेन्स में अब जो फर्टिलिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा है इनमें। तो जो सबसे कम फर्टिलिटी रेट है वो है जेन्स में। ओके। अब मुस्लिम्स का मैंने बोला कि इन्होंने ये अर्बन सेंटर्स की तरफ इनका इंक्लिनेशन ज़्यादा था, तो मुस्लिम्स ज़्यादा अर्बनाइज थे सिक्स से। ठीक है। अब जैन्स भी अर्बनाइज्ड हैं। ठीक है। लेकिन जो मुस्लिम रूरल एरियाज में रह रहे हैं उनमें पॉवर्टी है। अब टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है मुस्लिम्स में और सबसे कम है जैन्स में। तो अब सेक्स रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा है क्रिश्चियन में और सबसे लोएस्ट है 6 में। तो डिफरेंट पॉपुलेशन माइनॉरिटीज है इंडिया में। ठीक है ना। मुस्लिम की जनसंख्या कोई करीब करीब 14% है, क्रिश्चियन की है कोई 2.25% है, सिख की है कोई 1.7% है। टोटल माइनॉरिटी पॉपुलेशन है कितनी है बेसिकली 9%। पारसीज तो बहुत कम है 0.0006%, जैन्स तो 0.4% है, बुद्धिस्ट तो 0.7% है, सिख्स भी 1.7% है। ओके। तो अब वुमेन का स्टेटस बात करें तो अर्ली मैरिजेस हैं इन माइनॉरिटीज में, गर्ल चाइल्ड मैरिज है इनमें, फीमेल लिटरेसी रेट भी लो है इनमें। ये वुमेन का स्टेटस है। अब दो ही ऐसी कम्युनिटीज हैं क्रिश्चियन और जैन जहाँ की डिलीवरीज जो है वो हेल्थ फैसिलिटी सेंटर्स में होती हैं। ये मैं बता रहा हूँ इनकी वुमेन का स्टेटस क्या है, अर्बनाइजेशन को देखें क्या है, डेमोग्राफी को देखें क्या है। अब लिटरेसी की बात करें, लिटरेसी रेट इनका सदियों का कम ही है। ओके। हाँ, क्रिश्चियन जैन सिख बुद्धिस्ट तो नेशनल एवरेज से इनका लिटरेसी ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम का जो है वो कम है। ओके, लिटरेसी के मामले में। तो अब जैन जो है ना वो सबसे ज्यादा जो एजुकेटेड लोग हैं वो जैन्स में। ओके। अब हेल्थ की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इनमें है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वही हो गया इनमें है। तो शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में है, मुस्लिम्स में है, सभी माइनॉरिटीज में है जी। अब एम्प्लॉयमेंट रेट, अब इन एम्प्लॉयमेंट रेट में अगर हम बात करें, अब इंडियन इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो किस तरफ शिफ्ट कर रहा है, वो सर्विस सेक्टर की तरफ, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ भी कर रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इनमें है कुछ हद तक। तो अब देखें कि जो ये हमने बात की सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो अब देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज कौन कौन से हैं जो कि ये फेस करते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज। ठीक है। तो गाइस ये यहाँ से हम ये टॉपिक जो है मेजर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज क्या है लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज के, रिलीजियस मिनोरिटीज के, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो गाइस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके गाइस, ओके गाइस।